हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पैनोरमा का चैप्टर 5 जो कि ड्रॉट है। इस चैप्टर में जो ड्रॉट मतलब होता है सूखा होता है, तो हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो जो हमारी कहानी है वो काशीपुर नाम के छोटे से गांव से शुरू होती है। और उस काशीपुर गांव का जो जमींदार होता है बहुत अकड़ू, बहुत निर्दयी, बहुत कठोर और बहुत रूटलेस होता है। तो उसके जो टेनेंट्स होते हैं यानी उसके जो किराएदार होते हैं वो भी उसके सामने खड़े नहीं रह पाते डर की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब होता है वो। और ये जमींदार के सबसे छोटे बेटे का बर्थडे होता है और करीबन दोपहर का समय होता है। तारक रत्न जो पंडित जी होते हैं वो जमींदार के घर से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि जमींदार के घर में कुछ पूजा होती है। तो उसको खत्म करके वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। मई का महीना होता है और बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। आसमान में एक जरा सा भी बादल नहीं होता है। और जो बादल होते हैं, जो मतलब आसमान होता है बिना बादल का, उसमें से ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो, जैसे कि अंगार बरस रहे हो। तो फर्मामेंट कहते हैं आसमान को। जो खेत है, जो फील्ड थी जो दूर तक फैली हुई थी, उसमें करीबन 10,000 फिशर्स हो गए थे। फिशर्स कहते हैं दरारें दरारें पड़ गई थी और ऐसा लगा था उन दरारों में से भी आग निकल रही है, स्मोक निकल रही है, धुआं निकल रहा है। आग नहीं, सॉरी, धुआं जैसा निकल रहा है। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई भी इंसान बहुत देर तक उस चीज को, उस अंगारों को या उस जमीन को घूरता था, तो उसकी आंखें जैसे जलने लग जाती थी, जिससे पता चलता है कि कितनी ज्यादा गर्मी थी। तो अब जितने भी खेत थे उसके आखिर में एक रोड था। खेत के आखिर में एक रोड था और रोड के ही बगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी। एक घर था गफूर का। वेवर वेवर कहते हैं जुलाहे को जो कपड़े बुनने वाला होता है। और अब जो उसका घर था बहुत ही मिट्टी का, मड का बना हुआ था, जो गोबर वगैरह से जो बनाते हैं, गोबर मिट्टी मिक्स करके। और उसकी जो दीवारें थी वो भी बहुत टूटी फूटी, यानी बहुत ही बुरी खस्ता हालत में वो घर था। और जो कोटिया था, यानी जो उस घर का छोटा सा आंगन था, वो उस हाईवे यानी जो रोड जा रही थी उससे बिल्कुल सटा हुआ था, अटैच था। तो जितने भी लोग गुजरने वाले होते थे उस रोड पे, वो उसके कोर्टयार्ड में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो देख सकते थे। यानी कोई भी प्राइवेसी उस घर में नहीं थी। तभी आवाज लगाते हैं तारुर रत्न जोर जोर से, गफूर ओ गफूर, कोई है क्या घर में। तभी अंदर से आवाज आई, उसकी छोटी सी बेटी जो 10 साल की थी, गफूर की बेटी ने कहा, आपको क्या चाहिए। पिताजी, मेरे अब्बू, उनको बुखार है और वो बहुत ज्यादा उन्हें बुखार है। तो तभी तारक ने कहा, बुखार है, बुला उस काउंड्रिल को, बुला उस बदमाश और नीच को। तो तभी इस आवाज में, इस शोर में जो गफूर थे वो बाहर आए और वो बुखार से कांप रहे थे। और जो एक बैल था उसको बगल में ही एक पुराना ओल्ड एकेशिया का पेड़ था, एकेशिया कहते हैं बबूल का पेड़ था, और वहीं पे उस बैल को बांध रखा था, जो कि वो जो पेड़ था वो भी बबूल का जो पेड़ था वही दीवार से सटा हुआ था और वहीं पे उसे बांध रखा था। तो वो कहता है तारक रत्न, मैं क्या देख रहा हूँ, ये बुल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं क्या देख रहा हूँ ये। और जो जमींदार है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका जो चेहरा था बिल्कुल लाल हो गया था, क्रिम्सन कहते हैं लाल, इंडिग्नेशन कहते हैं बहुत ही गुस्से से लाल हो गया था। जो सूरज की गर्मी थी उससे भी उसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो गया था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जो शब्द बहुत ज्यादा हार्श होंगे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। लेकिन गफूर उसकी तरफ देखा और उसे समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रहे, क्योंकि जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा बीमार होता है तो वो समझ नहीं आता, उसको डिजीनेस फील हो रहा था, बहुत कमजोर था वो, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहा है। तो तारक रत्न ने कहा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तुमने ये बैल सुबह से यहीं बांधा है और अभी भी ये यहीं है। और अगर ये अगर ये बैल मर गया तो फिर मास्टर जो है, तुम्हारा मालिक जो है ना, ये तुम्हारी खाल उधड़वा देगा, तुम्हें जिंदा तुम्हारी खाल उधड़वा देगा। तो वो कहता है, गफूर कहता है कि मैं क्या करूँ मालिक, मैं मजबूर हूँ, मुझे फीवर है, काफी समय से मुझे बुखार है और मैं इसे बाहर ग्रेस कराने, बाहर चराने में नहीं ले जा पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। तो वो कहता है, तो फिर इसे खुद ही छोड़ दो, ये खुद अपने आप चढ़ लेगा जाके। तो कहते हैं, मैं कैसे इसे जाने दूं, लोगों ने अपनी अभी पैडी कहते हैं धान को, तो उन्होंने अपनी धान की जो फसल है अभी भी वो खेतों में खड़ी है, अभी उसे काटा नहीं गया और फिर ये जाएगा। और जो भूसा है वो भी खेतों में पड़ा है, तो ये जाएगा किसी के खेतों में घुस जाएगा और फिर वहां पे किसी के घास खा लेगा, किसी का भूसा खा लेगा और किसी की धान की फसल खा लेगा।
तो तारकरत्न थोड़ा सा नर्म हुआ, उसने कहा कि ठीक है, कम से कम तुम उसको छांव में तो खड़ा कर सकते हो और उसे कम से कम एक छोटा सा भूसा बंडल, एक बंडल जो भूसे का तो दे दो कम से कम कुछ खाने के लिए। क्या तुम्हारी बेटी ने चावल ही बनाए, उसका पानी ही तुम उसको पिला दो। गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा था, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा था। और तब उसने कहा कि, कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास नहीं है, और तुमने क्या किया, तुम्हारे हिस्से का जो भूसा था तुमने क्या किया। हाँ मुझे लगता है तुम बाजार गए होगे और तुमने बाजार में जाके भेज दिया होगा ताकि तुम्हारे पेट को तुम शांत कर सको। तुमने एक एक बंडल भी तुमने इस बैल के लिए नहीं बचाया। कितने ज्यादा निर्दयी और कठोर हो तुम। अब इस इल्जाम पे, इतने खराब खराब जो इल्जाम वो तारकरत्न लगा रहा था गफूर पे, तो गफूर को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि मतलब क्या बोल रहा है ये। तो उसने कहा कि इस साल का जो मुझे मेरा हिस्से का भूसा मिलना था वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि जो गफूर ने कहा बहुत धीरे धीरे कहा, हेजिटेशन के साथ, कि क्योंकि जो मेरे मालिक है उन्होंने पिछले साल का मेरा बकाया था, क्योंकि मैंने किराया नहीं दिया था, तो इस साल का जो भूसा था मेरे हिस्से का उन्होंने वो रख लिया। और वो कहता है मैं क्या करूँ मालिक, मैं, उसने पैर पे पड़ गया, जो गफूर था उसके पैर पे पड़ गया और उसने कहा कि मैं क्या करूँ मालिक, आप ही तो मेरे हैं, मतलब आप ही के तो मैं आप कर सकता हूँ, आप ही मेरी मदद करिए और मुझे थोड़ा सा भूसा मुझे दे दीजिए। और मेरी छत पे भी कोई भूसा नहीं है, क्योंकि हमारी एक ही झोपड़ी है और दो बाप और बेटी जो है हम दोनों इसी में रहते हैं, और रूफ में जो है छत में हम इसको जो पाम लीफ से हम ढक देते हैं, क्योंकि बिल्कुल भूसा ही उसमें खत्म हो गया है। और पता नहीं रेनी सीजन में हम किस तरह से मैनेज करते हैं साहब, आपको नहीं पता। लेकिन हमारा महेश कैसे रहेगा, हम छत के बगैर तो हम रह लेते हैं, बारिश आती है पानी टपकता है, लेकिन जो महेश है वो बगैर खाने के कैसे रहेगा। तो उसने कहा अच्छा तो तुम्हें तो बहुत पसंद है महेश, ये तो सबसे बड़ा जोक है तो कि तुम्हें महेश पसंद है, तुम महेश से प्यार करते हो। तो ये जो गफूर था थोड़ा सा गुस्सा हो गया, तो उसने कहा कि जो मालिक है वो मुझ पे बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं, और उन्होंने मुझे पैडी दी थी, यानी मुझे धान जो राइस है उन्होंने मुझे दिए थे, जो सिर्फ 2 महीने चले, बहुत थोड़े से दिए थे। और जो मेरे हिस्से का भूसा था वो भी मतलब बहुत ही उन्होंने अपने ही स्टॉक को दे दिया, यानी जो मेरे हिस्से का धान था उन्होंने अपने गाय भैंसों को खिला दिया, और महेश को तो जरा सा भी नहीं मिला। तो तो वो कहता है कि तारकरत्न कहता है कि अच्छा तो तुम्हें भी तो पैसे देने हैं ना, उनके देने हैं कि नहीं देने, और वो तुम्हें क्यों पे करेंगे, ठीक है, और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जो मालिक है वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो इसके बाद उसने कहा कि लेकिन मैं उनके पैसे कैसे पे करूं, मैं उनकी 4 बीघा जमीन को जोतता हूँ, लेकिन जो है फसल, जो धान की फसल है बिल्कुल सूख गई है, और क्योंकि सूखा पड़ा है 2 सालों से, और मेरी बेटी और मैंने, हमारे खुद के लिए ही नहीं होता खाने के लिए, लेकिन देखो हमारी झोपड़ी को देखो, जब बारिश होती है तो हम दोनों रात कैसे बिताते हैं, बिल्कुल एक कोने में हम दोनों बाप बेटी बैठ जाते हैं, इतनी सी भी जगह नहीं होती कि हम अपने पैर पूरे फैला सकें, और पूरी रात बारिश होती है तो पूरे घर में पानी होता है। और महेश को देखो, और देखो उसकी तो तुम पसलियां भी तुम गिन सकते हो, रब्स भी तुम गिन सकते हो, और मुझे थोड़ा सा जो भूसा है, थोड़ा सा जो मुझे सूखी घास है, हे को कहते हैं सूखी घास, थोड़ी सी मुझे सूखी घास दे दो ताकि मैं कम से कम उसे 1-2 दिन कुछ खिला सकूं। अब गफीर एकदम फिर से जमीन पे बैठ गया, तारकरत्न के पैर पे वो बैठ गया। वो कह रहा नहीं नहीं नहीं, हटो हटो, दूर हटो, मुझे घर जाने दो, मुझे देर हो रही है। तारकरत्न ने इस तरह से कहा कि जैसे वो जा रहा है, और फिर वो तारकरत्न जोर से चिल्लाने लग गया और कहने लग गया, अरे ये बैल के सींग कितने ज्यादा हैं, ये तो मुझे मार ही देगा। और गुस्से से चिल्लाने लग गया, और एकदम से बैल से वो थोड़ा सा पीछे हो गया। गफूर फिर से उसके पैर पकड़ लिए गफूर ने, उसने कहा कि ये सिर्फ एक मुट्ठी खाना खा जाता है। फिर उसने गफूर ने इशारा करा, जो उस तारकरत्न के हाथ में जो गठरी थी उसमें चावल और फल थे। अच्छा खाना चाहता है, तारकरत्न ने कहा, जैसे मालिक है वैसा ही जानवर, एक मुट्ठी भूसा तो है नहीं खाने के लिए, और चावल और फल खाना चाहता है, ले जाओ इसे और कहीं और बांध दो। किस तरह के सींग है, किसी न किसी दिन ये किसी के घोंप देगा ये सींग, और किसी को मौत के घाट उतार देगा। और फिर वो जो पंडित था जल्दी जल्दी चला गया। अब गफूर इधर देखने लग गया, महेश को वो देखने लग गया, और उसने महेश की जब आंखों को देखा तो 2 गहरी ब्राउन आंखों में उसे बहुत ज्यादा दर्द और भूख दिखाई दी। तो उसने कहा कि मेरे पास तो तुम्हें सिर्फ एक मुट्ठी खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। और उसका गले पे हाथ फेरते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो महेश, और तुम
इतने बूढ़े हो चुके हो, तुमने 8 साल मेरी सेवा की है, मेरा काम आए हो, और मैं तुम्हें तो खाने के लिए भी, पेट भर खाने के लिए भी नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पता है ना। तभी महेश ने अपना गला आगे की तरफ करा और अपनी आंखें बंद करी, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो, जैसे उसे अच्छा लग रहा हो, या जैसे उसे समझ आ रही हो उसकी बात। गफूर ने कहा, मुझे बताओ मैं कैसे तुम्हें जिंदा रखूं इस तरह के सूखे हुए साल में, और अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूं तो तुम दूसरों की धान की फसल खाने लगोगे, या दूसरों की जो केले के लीव्स हैं, केले के पत्ते तुम खाने लगोगे। बताओ मैं क्या करूं। और मुझे पता है कि तुम्हारे शरीर में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ बाकी नहीं है, और कोई भी तुम्हें नहीं चाहता, कोई भी तुम्हें लेना नहीं चाहता, और लोगों ने मुझसे कहा है कि तुम्हें मवेशियों के मार्केट में बेच दूं। लेकिन फिर उसकी आंखें बाहर आई, ठीक है, उसकी आंखें बाहर आई। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से क्या करा, छत पे से जो सूखे जो भूसा था हाथ पे उठाया और उसको दे दिया। उससे कहा कि जल्दी जल्दी खा लो मेरे बच्चे, नहीं तो। फिर तभी उसने महेश के आगे वो भूसा रख दिया और महेश खाने लग गया। तभी उसकी बेटी अमीना ने आवाज लगाई, पिता, अबू, क्या है, आओ और खाना खाओ। गफूर की बेटी ने कहा और दरवाजे से ऐसे बाहर झांका, अरे आपने फिर से महेश को सूखा जो भूसा है छत से दे दिया। और तभी वो जो था, गफूर थोड़ा सा डरने लग गया, कि उसने कहा कि अरे ये पुराना था और ये सिर्फ सड़ ही रहा था, और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने आपको देखा और नीचे उतारते हुए उस भूसे को, खींचते हुए भूसे को पापा। और उसने कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उसने कहा, मुझे पता है पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं तो दीवार टूट जाएगी, दीवार धंस जाएगी। गफूर एकदम शांत था, क्योंकि उसकी झोपड़ी में कुछ बचा ही नहीं था। उसे पता था कि, उसने कहा कि क्या फायदा, अभी जब रेनी सीजन आएंगे तो पता नहीं ये छत क्या होगा, मतलब कोई बात नहीं, वैसे भी ये इतनी टूटी फूटी ही है। उसने कहा, अपने हाथ धो और खाने आओ, मैंने आपके लिए खाना निकाल दिया है। तो गफूर ने कहा कि मुझे चावलों का पानी दे दो, क्योंकि मैं इस बैल को पिला दूं। उसने कहा कि कोई भी चावल का पानी नहीं बचा, क्योंकि सब जो है पॉट में सूख गया है। अब एक हफ्ता गुजर गया। गफूर अपने आंगन में बैठा था और उसकी बॉडी पूरी सिक थी, बहुत ज्यादा बीमार था और बहुत परेशान था। महेश 1.5 दिन से वो गायब है, और फिर वो अपने आप को ही बहुत कम महसूस कर रहा था, हेल्पलेस, क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर था और वो ढूंढने भी नहीं जा पा रहा था। अब जो जानवर को हर जगह से, सुबह से जो उनकी बेटी है वो अमीना ढूंढ रही थी, और फिर शाम को वो वापस आई और वो घर आई। उसने कहा कि आपको पता है पिताजी, जो मानिक घोष है, उसने महेश को पुलिस पेन में, यानी जो जानवरों का, जो मवेशियों का जो बाड़ा होता है, जो पुलिस में एक अलग होता है, जो खोए हुए होते हैं या जो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं, पुलिस वहाँ पे जमा कर लेती है। तो अमीना कहती है कि आपको पता है कि जो मनिक घोष ने, जो हमारा महेश है, उसको जो पुलिस में जो मवेशियों का बाड़ा होता है, उसे वहाँ पे भेज दिया। अब जो फूड है, उसने कहा, अरे बेकार की बात है। वो कहती, नहीं नहीं पापा, बिल्कुल सही बात है, उसके एक नौकर ने मुझे बताया कि मैं आपको बता दूं, और जो बैल है वो दरियापुर में है, ठीक है, क्योंकि मतलब टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर, कि अपने पिता से कहो कि जो अपने बैल को दरियापुर में देखे। तो वो कहता है, उसने क्या किया, उसने, तो वो कहती है कि वो जो हमारा बैल है वो उनके गार्डन में घुस गया था पापा, और एट द एंड ऑफ 3 days दे से द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट। तो उसने कहा कि अब 3 दिन के बाद वो कह रहे हैं कि जो पुलिस है उसको वो मवेशियों की मार्केट में भेज देगी। अब अमीना को नहीं पता था कि जो मवेशियों का मार्केट क्या होता है, लेकिन उसने देखा था कि जब भी वो मवेशियों के मार्केट के बारे में बात करती थी महेश को लेके, तो उसके पिता बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे। लेकिन आज भी वो ऐसा ही हुआ, बहुत बेचैन हो गए और एक शब्द बगैर कहे वो चले गए। अब रात को गए और गफूर सीक्रेटली बंसी की शॉप पे गए, और उन्होंने कहा कि मुझे आप 1 रुपया मुझे आप उधार दीजिए, और उसने एक ग्रास, मतलब एक सूखी घास थी जो, उसको दी। तो उसने, जो बंसी ने कहा, बंसी ने बिना कुछ पूछे कि हाँ उसका क्या मकसद है या तुम्हें क्यों चाहिए, उसने दे दी, क्योंकि पिछले 2 सालों से ही वो उसको दे चुका है, और ऐसे 2-2 रुपए करके ऐसे 5 बार उसने उसको पैसे दिए हैं, और उसने इस बार भी उसको जो 1 रुपये दे दिए। अब अगली सुबह जो महेश जो था अपनी उसी जगह पे था, और जितने भी सारे बूढ़े लोग थे, मतलब वो शायद कैटल मार्केट में था, या शायद वो उस पुलिस के पेन में था, तो जितने भी बूढ़े लोग थे वो उसको एग्जामिन कर रहे थे कि हाँ इसकी तो बहुत ज़्यादा, मतलब एग्जामिन, उसको पूरा घूर घूर के देख रहे थे। और एक साइड पे गफूर भी बैठा था ज़मीन पे, ठीक है, बाकी दूर थोड़ी सी जगह पे वो लोग, अपने जो बूढ़े लोग थे, उसको बुल को देख रहे थे, ठीक है।
अब जो एग्जामिनेशन था वो मतलब हो गया था, मतलब वो पूरा लोगों ने देख लिया था, और एक बूढ़े आदमी ने एक 10 रुपए का जो नोट था वो निकाला और उसको बिल्कुल सीधा स्मूथ किया, कहा ये लो, और इस मतलब इसके लिए ये है, मैं पूरा प्राइस दे रहा हूँ। फिर गफूर ने अपना हाथ निकाला और मनी ले ली, और लेकिन शांत रहा। जैसे ही दो आदमी आए बूढ़े इंसान के साथ, और मतलब उस जानवर को ले जाने लगे, यानी उसने गफूर को 10 रुपए दे दिए कि भाई जानवर तुम्हारा है, ये लो 10 रुपए। और तभी गफूर को वो मतलब वो जानवर को, उस बैल को ले जाने लगे रस्सी पकड़ के। तभी गफूर एकदम से उठा, ठीक है, गफूर एकदम से उठा और उसने कहा कि रुको, उस रोप को, उस रस्सी को मत छुओ, और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि इसे मत छुओ। अब वो एकदम से पीछे हो गए। ओल्ड मैन काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया कि उसने कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता, और ये मेरी मर्जी है, और मैं चाहता हूँ कि, और फिर उसने जो 10 रुपए का नोट था वो यूं करके फेंक दिया। बट उसने कहा कि तुमने तो एक्सेप्ट कर लिया था ना। तीनों ने एकदम से कहा कि तुमने तो एक्सेप्ट कर लिया था ना। गफूर ने कहा कि गफूर ने फिर क्या किया कि नहीं, वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। और जो 2 रुपीज थे, 2 रुपीज थे, वो भी उनको दे दिए, ठीक है, 2 रुपीज भी दे दिए, और वो मतलब 10 रुपए तो दे ही दिए थे उनको। अब गफूर ने जो पड़ोसी थे ना उनसे, क्योंकि उसके पास इतना तो पैसा था नहीं, अब पड़ोसी थोड़े अमीर होंगे, तो वहां से उसने जो राइस वाटर था, जो चावल का जो मांड, जो पानी होता है, वो उसने मांगा और अपने महेश को पिला दिया। अब उसको यूं थपथपाया और उसको फिर घर लेके आ गया। अब जून के बीच का, मतलब जून के मिडल में था, जून का महीना था, तो कोई भी लाइक ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही टेरेबल गर्मी पड़ रही थी, इतनी टेरेबल की मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी गर्मी, और मतलब कि ऐसा लग रहा था कि आसमान में होएगी नहीं बारिश, इस तरह से आसमान हो गया था, और बादल तो बिल्कुल से नजर ही नहीं आ रहे थे। गफूर घर में था, 12 बजे का समय था, दोपहर का समय था, और काम तो करने गया नहीं था, क्योंकि क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान था वो, क्योंकि इतना मतलब बीमार था, और टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा हाई था, तो वो काम करने नहीं गया। उसकी जो बॉडी थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक थी, और फिर भी वो काम करने गया था, मतलब काम करने वो जाता भी था, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देखता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा लग रहा था, और भूखा भी था, और प्यासा भी था, थका हुआ भी था, मतलब उसकी आंखों के नीचे बिल्कुल बहुत डार्क डार्क सर्कल्स हो गए थे। तो फिर उसने अमीना से पूछा कि खाना बन गया क्या। अब मतलब वो आंगन में बैठा था, फिर उसने अमीना से पूछा, और उसकी जो बेटी थी उसने बिल्कुल भी कुछ भी जवाब नहीं दिया, और वो ऐसे दीवार से यूं खड़ी रही, सट के, जैसे हम यूं खड़े रहते हैं, जैसे कभी कोई पनिशमेंट किसी को देता है, तो इसी तरह से अमीना जो है दीवार में यूं करके धूप लगा के ऐसे खड़ी थी शान से। तो उसके पिता ने कहा कि क्या खाना तैयार हो गया है, और फिर से उसने उसने कहा कि क्यों, तुम क्यों कुछ नहीं कह रही हो, क्यों नहीं कह रही हो। तो फिर उसने कहा कि चावल नहीं है, ठीक है, चावल है नहीं। तो उसने कहा क्यों, चावल क्यों नहीं है, तुमने मुझे सुबह में क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि पिताजी मैंने रात को तो बताया था आपको, तो रात को बताया था, तो मैं कैसे याद रखूंगा, तुमने बताया था रात को। और उसके जो गुस्सा था एकदम बहुत वॉयलेंट हो गया, और अपने ही मतलब बहुत ज्यादा शोर करने लग गया, चावल नहीं है। और फिर उसके बाद उसका चेहरा इतना गंदा सा बन गया, जैसे बहुत ही ज्यादा, तुम्हें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता कि तुम्हारे पापा ने खाया है कि नहीं खाया, लेकिन तुम्हें तो खाना चाहिए, तुम्हें तो तीनों वक्त का खाना चाहिए। और फ्यूचर में ना, अगर मैं चावल भी मैं लेके आऊंगा ना कभी, तो मैं लॉक कर दूंगा जब भी मैं बाहर जाऊंगा, पता नहीं तुम क्या करती हो। और हाँ, मुझे थोड़ा सा पानी दो पीने के लिए, मैं बिल्कुल प्यास से मर रहा हूँ। तो उसने कहा कि हाँ, फिर वो कहता है कि हाँ, पानी भी नहीं होगा। अब अमीना बिल्कुल शांत खड़ी रही थी, और अपना सर एकदम उसका नीचे था। और फिर उसने देखा कि हाँ, पानी भी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। अब वो उसने कहा कि पानी नहीं है, तो जब देखा कि भाई पानी नहीं है, वो ढूंढ रही है, पानी नहीं है, तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया, बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल उसका कंट्रोल में नहीं है। उसकी तरफ वो आया, उसने एक जोर का जो झापड़ था ना, इतना जोर का, उसके मुंह पे जड़ दिया। उसने कहा बदमाश लड़की, तुम करती क्या रहती हो पूरे दिन, पूरी दुनिया, मतलब इतने ज़्यादा लोग इस साल मरे हैं, तुम क्यों नहीं मर गई। और उस जो बच्ची थी उसने कुछ भी एक भी शब्द नहीं कहा, और वो अपना जो पुराना जो छोटा सा मटका था वो लेके बाहर चली गई पानी लेने के लिए दोपहर को, और अपने आंसू शांति से वो पोंछती हुई बाहर चली गई। अब जैसे ही वो वापस मतलब आगे को चली गई, और तब उसके जो पिता थे वो उसको पछतावा हुआ कि मैंने क्या बोल दिया। मतलब उसे पता था कि वो उसका गुस्सा है, उसकी भी क्या गलती, और वो जानता था कि कैसे उसने अपनी जो छोटी सी बेटी है मीना को कैसे पाला है, बिन माँ की बेटी को कैसे पाला है। और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो एक बहुत ही ड्यूटीफुल बेटी थी, बहुत शांत बेटी थी, और उसको ब्लेम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सारी चीजें कर रही थी अपने पिता के लिए। और हमेशा से ही उनके पास इतना होता ही नहीं था खाने के लिए, उनके पास थोड़े से चावल होते थे जो थोड़े टाइम बचते थे, और उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो 3 समय पे वो खाना खा सके। और उसे पता भी था कि
उसे पता भी था कि भाई पानी इतना ज़्यादा सूखा हो रहा है तो पानी है ही नहीं घर में। और 2 या 3 टैंक आते थे, जो मतलब 2 या 3 टैंक थे इस गांव में जो बिल्कुल सूख चुके थे, और थोड़ा सा पानी था जो जो प्राइवेट टैंक होता है, मतलब प्राइवेट जो टंकी हम कह सकते हैं हिंदी में, जो प्राइवेट टंकी थी शिबू बाबू की, जो मतलब जो जमींदार थे उनकी थी, तो वो पब्लिक के लिए नहीं थी, वो अपने लिए थी। और जो छोटे मोटे गड्ढे जो इधर उधर लोगों ने कर रखे थे, वहां पे जो इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती थी कि पानी सब बड़े बड़े लोग पी लेते थे। अब ये छोटी सी बच्ची थी, इसे कोई आगे घुसने ही नहीं देता था। अब वो घंटों घंटों खड़ी रहती थी, दूसरों से कहती थी कि प्लीज मुझे दे दो, प्लीज मुझे दे दो। कभी कभी किसी को दया आती थी इस पे, तो वो थोड़ा सा इसको पानी दे देता था, तब वो घर में आ जाती थी लेके। और उसे ये सब पता था कि बेचारी वो इतना जितना करती है उसके लिए बहुत है ज्यादा, जितना फिर भी वो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन कोई वाटर टैंक तो था ही नहीं। और फिर भी मतलब कोई पिटी करके उसे दे देता था। लेकिन अब उसको मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने क्या किया। अब उसके आंखों में, जो उसके पिता की आंखों में बिल्कुल से आंसू आने लग गए। अब गफूर कहता है, आर यू इन, समबडी क्राइड आउट इन द यार्ड, द लैंडलॉर्ड मैसेजेस आर अराइव। अब गफूर के आंखों में आंसू थे तब बाहर किसी ने कहा, गफूर तुम क्या घर में हो? और जोर जोर से चिल्लाने लग गया। और जो ये जो था वो जमींदार का मैसेंजर था, जमींदार का नौकर था, और वो आया था एक संदेश लेके। तो उसने कहा, हाँ मैं हूँ, क्यों? गफूर ने गुस्से से कहा, क्योंकि गुस्सा अभी भी उसका शांत नहीं हुआ था। तो मास्टर जो मालिक है उन्होंने बुलाया है तुमको। और वो कहता है, मैंने अभी कुछ खाना नहीं खाया, मैं बाद में आऊंगा, गफूर ने कहा। और इस गुस्से से कि मतलब उसने यूं कैसे कह दिया कि बाद में आऊंगा। और जो मैसेंजर था उसका, जो वो था मालिक का मैसेंजर, उसको इतना गुस्सा हुआ। वो कहता है, मालिक ने कहा है कि तुम्हें ऑर्डर दिया है कि तुम्हें घसीटते हुए लेके आओ और तुम्हें एक अच्छी सी मार पड़े। क्योंकि उसने कहा उसने बहुत ज्यादा गुस्से से कहा और गफूर को बहुत गंदे गंदे नामों से बुलाया। अब गफूर को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने कहा कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, ठीक है, अब इस तरह से हम यहाँ पे रहते हैं और हम यहाँ किराया पे करते हैं, हम तभी रहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा अभी। अब इस दुनिया में मतलब ये बेकार ही है कि मतलब छोटे, मतलब इतने छोटे इंसान एक इतनी बड़ी अथॉरिटी से किस तरह से किसे बात कर सकता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस था कि उसने इतना गरीब होके कैसे अपनी मालिक को इस तरह से बोला, क्योंकि उसने बोल दिया होगा। अब उसको ये जो बातें जो उसने गफूर ने कही थी, ऑफ कोर्स मैसेंजर ने बता दी होंगी उसके मालिक जमींदार को। अब होना क्या था, गफूर को बहुत ज्यादा, जब गफूर घर आया तो जमींदार के घर से मतलब वापस आया, तो वो अशांति से लेट गया, क्योंकि उसका चेहरा, आंख पूरी सूज रखी थी। हुआ क्या था, जमींदार ने मारा खूब ज्यादा गफूर को, तो इसके चक्कर में उसकी जो आंखें और पूरे हाथ वाथ चेहरा पूरा सूजा हुआ था। और जो मेन बात थी, जो क्यों मार पड़ी महेश को, कि गफूर का क्या हुआ था, महेश जब छूट रखा था तो महेश ने जो अपनी रस्सी टूट गई होगी, और महेश ने उसके जो गार्डन होता है ना, जो उसका गार्डन होता है, जो जमींदार होता है, उसके जो फूल वगैरह खा लिए थे, जो और कुछ भी जो धान वान जो फसल, थोड़ी चीजें जो थी धूप में सूख रही थी, कॉर्न मक्की होती है वो भी खा ली थी। और जब वो लोग पकड़ने गए महेश को, तो महेश ने जो जो लैंडलॉर्ड का सबसे छोटा बेटा था ना, उसको जख्मी कर दिया, ठीक है। और सॉरी, लैंडलॉर्ड की सबसे छोटी बेटी थी, उसको जख्मी कर दिया और भाग गया। तो इसलिए ये हुआ था। लेकिन गफूर का जो महेश था, ये कई बार ऐसा कर चुका था, लेकिन वो लोग गफूर को माफ कर देते थे क्योंकि गफूर गरीब था। लेकिन इस बार क्यों उसने इतना मारा उसे, क्योंकि गफूर ने क्या बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी का नौकर थोड़ी हूँ, मैं तो यहाँ पे रहने के लिए रेंट देता हूँ और मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। तो इन सब बातों से जो था शिवाजी, जो शिबू बाबू थे, जमींदार थे, वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए गफूर को बहुत ज्यादा मार पड़ी। अब जो था घर में, वो एक कोने में पड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा भूखा था, भूख प्यास जितनी भी सारी चीजें थी वो सब भूल गया था। और उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे जल रहा है एकदम, जैसे ऐसा लगा था उसके दिल में जैसे एक सूरज, एक अंगार हो, इस तरह से। और वो टाइम पे भूल गया था कि क्या टाइम हुआ। तभी जैसे था वो ही वॉज सडनली शेकन आउट ऑफ हिज लिस्टनेस बाय श्रीक ऑफ अ गर्ल। वैसे ही जो था एकदम जोर से एक जो चीख आई लड़की की, एकदम चीख जोर से सुनाई दी और वो जमीन पे गिर गई। जो जो मटका लेके आई थी पानी का भरा हुआ, वो जमीन पे गिर गया। और तभी महेश जल्दी से दौड़ता हुआ आया और उसने क्या किया, उस मटके का जो पानी था वो फटाफट से वो पीने लग गया जो जमीन पे बह रहा था। गफूर एकदम गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि उसे पानी चाहिए था, भूखा प्यासा था, और हल्की सी चीख सुन के और पागल हो गया। उसने एकदम से एक भी मूवमेंट, उसने रुका नहीं। उसने क्या करा, एक जो हथियार होता है, जिससे एक वो होता है, जिससे फसल काटते हैं, एक हथियार होता है, जैसे एक बड़ी सी वो कह सकते हैं, छुरी टाइप कह सकते हैं। तो उसने वो लिए और उसने क्या करा, उसके जो सर पे जो था
जो बॉडी, जो सर पे, जब महेश के गले पे उसने एक वार करा जोर से, तभी जो उसकी पतली सी बॉडी थी जमीन पे गिरी और कुछ जो खून के बूंद थे उसके कान से एकदम नीचे गिरे, क्योंकि उसने जो क्या, जो जो छुरी, जो बड़ी सी जो छुरी सी होती है उसे कुछ और कहते हैं, तो वो उसे गले पे मारी और वो बेहोश होके, मतलब वो नीचे गिर गया महेश, और खून एकदम जो खून था वो नीचे बहने लग गया और उसकी बॉडी जो थी बिल्कुल ही ऐसे नीचे को धंस से गिर गई और फिर महेश जो था गिर के मर गया। तो महेश की जो बेटी, सॉरी जो गफूर की बेटी थी अमीना, वो चिल्लाने लगी, पापा अब्बू आपने क्या किया, महेश तो मर गया। और अमीना बहुत जोर जोर से रोने लग गई। अब गफूर बिल्कुल भी एकदम मतलब एकदम हिला ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जम गया। और वो गफूर को एकदम, जो गफूर था उस महेश को एकदम से बिना पलक झपकाए उसको देखने लग गया। अब जो गांव में रहने वाले टैनर्स थे, टैनर्स कहते हैं जो लेदर से, जो मतलब जो जानवर की स्किन से लेदर बनाते हैं, तो वो उन्हें टैनर्स बोलते हैं। तो गांव में जो टैनर्स रहते थे वो जल्दी से आए, उनकी भीड़ आई और वो महेश को एक बांस के उस पे ले गए और फिर उनकी जो स्किन थी महेश की, वो उतारने लग गए बहुत चमकदार नाइफ से, छुरियों से, जो उनके हाथों में थी। तो गफूर इस चीज को नहीं देख पाया और एकदम उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जो पड़ोसी थे उन्होंने बताया कि जो मालिक है, जो जमींदार है, उसने ताररत्न को बुलाया है ये पूछने के लिए, उसके एडवाइस मांगने के लिए कि अब गफूर को क्या करना पड़ेगा, गफूर को इसका क्या भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक बहुत ही सेक्रेट, बहुत पवित्र जानवर की उसने जान ली है। तो उसके लिए गफूर को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या उसने को करना पड़ेगा। अब गफूर ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो एकदम शांत रहा और बैठा रहा एकदम चुपचाप कोने में। अब फिर उसके बाद उसने कहा, थोड़ी देर बाद उसने अमीना से कहा, अमीना इधर आओ। और गफूर ने अपनी बेटी से कहा, जो बिल्कुल सो रखी थी एकदम नींद में, क्योंकि रात हो गई थी बिल्कुल और वो सो गई थी, और वो मतलब आंगन में सो गई थी। उसने कहा, क्या क्या अबू क्या कह रहे हैं आप? और उसने आंखें मलते हुए कहा, वो कहता है कि हम जाएंगे और जूट की जो मिल है फलबेरे में, हम वहाँ पे काम करेंगे। और उसकी जो बेटी थी उसको ऐसे घूर घूर के देखने लग गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अमीना, अब जो एक बोल उनके पास था जो कि ब्रास का था, ठीक है, उसके पिता का था, उसमें वो पानी पीते थे, तो वो उठा लेने लग गई कि हम इसको लेके चलते हैं। तो उसके पिता ने कहा कि नहीं बेटी, इसको यहीं पे छोड़ दो, हम इसको ऐसा पश्चाताप, क्योंकि हमने उसको कत्ल किया है, मैंने उसको कत्ल किया है, इसके भुगतान के लिए, ऐसा प्रायश्चित के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, गफूर ने कहा। अब आखिरी रात के सन्नाटे में गफूर चल पड़ा अपनी बेटी का हाथ थामे हुए, और फिर उसका कोई नहीं था उस गांव में जिसे वो अपना कह सके, जिसे वो मदद ले सके। उसे किसी से कुछ नहीं कहना था, क्योंकि उससे कोई किसी ने उसकी मदद नहीं की, कोई उसका अपना नहीं था। और जब उसने उस आंगन को क्रॉस करा और उसने उस एकेशिया पेड़ के पास आया, वो एकेशिया मतलब जो उस बबूल के पेड़ पे आया, तो उसने देखा और वो जोर जोर से रुका और वो जोर जोर से रोने लग गया, बहुत जोर जोर से रोने लग गया। उसने कहा अल्लाह, और अपने हाथ उठाए, उसने कहा कि और आसमान में हाथ उठाए, जो बिल्कुल तारों से आसमान जगमगा रहा था। उसने कहा कि मुझे जितनी सजा लेनी उतनी दो, क्योंकि महेश मरा है और उसके जो होठों पे बिल्कुल उसके सूखे होठे, उसे पानी तक नसीब नहीं हुआ, प्यासा मरा है वो। और उसको भी किसी की भी दुआ कबूल मत करना जिसने, जो इस महेश की मौत का जिम्मेदार है, क्योंकि उन लोगों ने ना ही महेश को अपनी जमीन में खाने दिया और ना ही उसे थोड़ी सी घास दी, ना ही उसे कुछ पीने को पानी दिया। तो उनकी दुआओं को, उनकी प्रे को, उनको कभी भी माफ मत करना। तो यहाँ पे हमारी कहानी जो है खत्म होती है। आई होप आपको ये समझ में आई हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड मैंने ट्रबल इन बोहेमिया की भी वीडियो बना दी है, आप कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी प्लेलिस्ट, आप जरूर से चेक कर लिए। और मैं सारे RBSC क्लास 12 की सारी वीडियोस में अपलोड कर दूंगी जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।